मेरा नाम रानी है। जिस कंपनी में मैं काम किया करती थी, वहाँ का मालिक बहुत अच्छा था। आसपास के सारे लोग उसकी तारीफ किया करते थे। यहाँ तक कि पूरी कंपनी में उसकी तारीफ के चर्चे होते थे। मुझे अपने शहर में कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे इस इंसान ने नौकरी दी थी, जो इस बड़ी सी कंपनी का मालिक था। मैंने इस कंपनी के मालिक की तारीफ तो बहुत सुनी थी, लेकिन जब मुझे हर जगह नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया और मैं बड़ी उम्मीद के साथ इस कंपनी के मालिक के पास पहुंची, तो उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी पर रख लिया था। मैं कोई ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, मैं एक मामूली सी शक्ल वाली लड़की थी, मगर मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी और मैं इंटेलिजेंट भी थी। जब मैं बड़ी उम्मीद के साथ नौकरी करने के लिए गई, तो वहाँ पर मेरे सामने अपने बॉस की एक ऐसी घिनौनी हकीकत मेरे सामने आई, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह आदमी जैसा दिखता था, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि ऑफिस में ही काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने मुझे उसकी एक ऐसी हकीकत के बारे में बताया था, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कभी-कभी कुछ लोग जैसे होते हैं, वैसे दिखते नहीं हैं। हम भगवान की बनाई गई हर एक अजीबो-गरीब चीज़ को देखते हैं, मगर यह भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अजीब तो इंसान ही होता है। आखिर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले भी तो इंसान ही होते हैं। गिरगिट तो सिर्फ एक जानवर है, अच्छा रुख तो इंसान बदलता है, जो दुनिया के सामने कुछ और अपनी अकेली दुनिया में कुछ और होता है। यह बात मुझे इस कंपनी में आने के बाद पता चली थी। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी थी। मेरे पिताजी जब जिंदा थे, तो उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया था, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और समझदार थी। मेरे पिताजी बचपन से ही ये कहा करते थे कि मैं सारे बच्चों में सबसे समझदार हूँ। जब मेरे पिताजी इस दुनिया में थे, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से हम लोगों को कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। लेकिन जिस दिन से उनकी मौत हो गई थी, हमारे घर पर तो जैसे एक अजीब से हालात सवार हो गए थे। ना घर में खाने को कुछ था और ना ही घर में कोई खुशी थी। खुशी तो जैसे हमारे घर से कहीं छूमंतर हो गई थी। पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहने लगी थी। मैं बहुत संस्कारी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी। हमारे यहाँ लड़कियों को नौकरी करने की परमिशन नहीं दी जाती थी और ना ही उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता था। उनको अच्छे संस्कार भले ही दिए जाते थे, मगर यह सारे संस्कार उन्हें उनके ससुराल जाने के लिए सिखाए जाते थे। मेरी माँ ने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की थी। हमें हमेशा सीधी राह पर चलना सिखाया था, सच बोलना सिखाया था, लोगों की मदद करना सिखाया था। मगर आज हालात ऐसे हो गए थे कि ना सच बोलना हमारे काम आ रहा था, ना सीधी राह पर चलना और ना ही किसी की मदद करना, बल्कि हमें तो खुद ही किसी की मदद की ज़रूरत थी। मेरा कोई भाई नहीं था, बल्कि मुझसे छोटी मेरी 3 बहनें थीं। वह तीनों स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात देखते हुए मेरी दोबारा पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई भी आज के ज़माने में पैसे से ही की जाती है। इस दुनिया में फ्री में तो कोई किसी को एडवाइस भी नहीं देता, तो फिर कोई हमारी मदद करने के लिए कैसे तैयार हो जाता? पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। उनकी दवाइयों का खर्चा भी था। हमारे पास आमदनी का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिताजी अकेले एक ऐसे इंसान थे, जो किसी बड़े मालिक के यहाँ चौकीदार की नौकरी किया करते थे। ईमानदारी से पैसा कमाते थे। इसीलिए भगवान ने उनकी कमाई में इतनी बरकत दी थी कि उनकी अकेली कमाई से ही हमारे घर के सारे खर्चे आसानी से हो रहे थे। ना किसी का कर्ज था और ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि ईमानदारी से कमाने वाले इंसान का साथ तो भगवान भी देता है। लेकिन जिस दिन से मेरे पिताजी की मौत हुई थी, हमारे घर में हमें खाने के लाले पड़ने लगे थे। हम एक-एक रुपए के लिए तरसने लगे थे। हमारे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे, वह सब ही खत्म हो चुके थे। क्योंकि जुड़े हुए पैसों के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जा सकती, सिर्फ़ कुछ दिन ही काटे जा सकते थे। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं कहीं पर नौकरी करूँगी, लेकिन मेरी माँ मुझे नौकरी पर भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनका कहना था,
कि हमारे खानदान की लड़कियां नौकरी नहीं करती और हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है तो नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी किसी अच्छे परिवार में शादी करने के लिए, ताकि तुम्हें भी तुम जैसा ही पढ़ा लिखा पति मिल सके जिसकी नौकरी अच्छी हो और तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखे। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब हमारी मजबूरी है, आपने जितने भी संस्कार हमें सिखाए हैं उन सारे संस्कारों से हमारा गुजारा नहीं होगा। देखिए माँ, आप कितनी बीमार हो रही हैं और बहनों की भी हालत देखिए, तीनों की पढ़ाई भी रुक गई है। उनकी जब तक फीस नहीं जमा होगी वह स्कूल नहीं जाएगी, और तो और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी माँ मेरी नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान थी, मगर क्या कर सकती थी। हार कर उन्हें भी मुझे नौकरी पर जाने के लिए परमिशन देनी पड़ गई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि मैं नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खा रही थी, मगर मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कभी कभी मन करता था कि अपनी जान ले लूं, क्योंकि मैं अपने घर की बड़ी हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी 3 छोटी बहनें थी। अब मेरी माँ बूढ़ी हो रही थी। माँ लोगों के घरों में काम करने नहीं जा सकती थी। जो करना था वह मुझे ही करना था, जैसे भी करना था। मगर मैं क्या करती, नौकरी थी मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं किसी अच्छी जगह पर नौकरी करना चाहती थी, जहाँ पर मुझे पूरी सिक्योरिटी भी मिल सके और मैं आराम से नौकरी कर सकूं, और जहाँ पर मुझे सैलरी भी ज़्यादा मिले। ऐसी जगह पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, और ऐसे छोटी-मोटी जगह पर मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, जहाँ पर काम करने से लोग मुझ पर और मेरी फैमिली पर उँगली उठाए। अब मैं नौकरी ढूँढ-ढूँढ कर थक गई थी। जब खाली पेट होता है तो इंसान भूख से बिलखता है और सोचता है कि बस कुछ भी करके उसे खाना मिल जाए। यही हाल मेरा भी था, क्योंकि मैं खुद तो भूखी रह सकती थी, मगर अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकती थी। भूख की वजह से मेरी बहनें दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। अब मैंने हार कर जनरल स्टोर में सेल्स गर्ल की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैं पब्लिक प्लेस जैसी जगह पर कोई काम करना नहीं चाहती थी। ऐसी नौकरी तो मुझे ना जाने कितनी मिल जानी थी। यह नौकरी मैं बहुत मजबूरी में कर रही थी। मुझे सेल्स गर्ल की नौकरी करते हुए काफ़ी दिन गुज़र गए थे। घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे, जिनसे हमारा गुज़ारा हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कॉल करके मुझे एक कंपनी के बारे में बताया। उसने मुझे कहा कि तुम वहाँ पर जॉब कर सकती हो। मैंने उसे बता दिया कि मैंने जॉब की बहुत तलाश की, मगर मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही थी। इसलिए अब मैं सेल्स गर्ल की नौकरी पर लग गई हूँ। मैं अब अपने आप को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ इस दुनिया में गरीब इंसान का कोई नहीं है। मगर मेरी फ्रेंड बड़े यकीन और भरोसे के साथ कह रही थी कि वहाँ पर तुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने कई जगह पर नौकरी के लिए ट्राई कर लिया है। जब मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली, तो यहाँ कैसी कंपनी है कि मुझे यहाँ पर आसानी से नौकरी मिल जाएगी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वहाँ के जो बॉस हैं, वह बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम एक काबिल लड़की हो। वहाँ तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें नौकरी देंगे। मेरी फ्रेंड कहने लगी, तुम चाहो तो वहाँ एक बार ट्राई कर सकती हो। उसकी बात तो सही थी। मैंने उसकी बात को रखने के लिए एक बार ट्राई करने के लिए सोच लिया था। मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में क्या चला जाता है। एक दिन के लिए स्टोर से छुट्टी ले लेती हूँ। अगर नौकरी मिल गई तो हमेशा हमेशा के लिए मैं इस जनरल स्टोर से आज़ाद हो जाऊँगी, और नहीं मिली तो फिर वापस जनरल स्टोर पर ही आ जाऊँगी। जो नौकरी कर रही हूँ, वही करती रहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी को भी नहीं छोड़ सकती थी, जब तक मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। वरना तो मेरे घर का जो थोड़ा बहुत गुज़ारा हो रहा था, वह भी नहीं होता। अगले ही दिन मैंने जनरल स्टोर से छुट्टी ली और मैं अपनी फ्रेंड के बताए गए एड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए चली गई। मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। इस कंपनी के बॉस का नाम शहर के मशहूर बिजनेसमैन लोगों की लिस्ट में आता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ पर नौकरी मिलेगी, मगर मैं अपना लक आजमाने के लिए यहाँ पर आई थी। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो मुझे बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा गया, और कहा गया कि जब थोड़ी देर में बॉस आ जाएंगे तो इंटरव्यू शुरू होगा। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे लड़के-लड़कियाँ नौकरी के लिए आए हुए थे। उन सबको देखकर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही थी, क्योंकि उन सब ने
मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे। मैं एक मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मैंने मामूली से ही कपड़े पहने हुए थे। आधे घंटे बाद जब बॉस आए तो उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया। जल्दी-जल्दी सब लोगों का इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा भी नंबर आ गया। मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर गई तो सामने की कुर्सी पर एक 40 साल का एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए थे। काफ़ी देर तक उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, फिर गौर से मुझे देखा। कहने लगे, तुम मुझे काबिल और समझदार लड़की लगती हो, तभी तो आजकल की मॉडर्न लड़कियों जैसे बनकर यहाँ पर नहीं आई हो। मैंने उनसे कहा, जी सर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ, क्योंकि मैं कई जगह नौकरी के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, मगर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आपके बारे में बताया है। अगर आप मुझे नौकरी दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। बाकी की सारी डिटेल्स तुम्हें तुम्हारे मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज से मिल जाएंगे। मैं उनकी बात से बहुत खुश हुई थी। मेरी फ्रेंड ने सही कहा था कि इस कंपनी में काबिलियत देखकर नौकरी दी जाती है, न कि इंसान का चेहरा और उसका हुलिया देखकर। बड़ी मुश्किल से मुझे यह नौकरी मिली थी और एक अच्छी जगह पर मिली थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं जनरल स्टोर वाली नौकरी पर नहीं जाऊंगी और इसी जॉब को ज्वाइन करूंगी। मैं जब घर आई थी, मैंने यह खबर अपनी फैमिली को सुनाई। मेरी माँ और बहनें यह खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, जबकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं ऐसे ही नौकरी डिज़र्व करती थी। इतना पढ़ने-लिखने के बावजूद भी अगर सेल्स गर्ल्स की जैसी नौकरी मिले, तो इतना पढ़ना बेकार है। आज मुझे लग रहा था कि मेरी सालों की मेहनत रंग ले आई है। जनरल स्टोर पर तो मुझे 7,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन इस कंपनी में नौकरी करने के बाद लगभग मुझे 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और इतनी ही सैलरी मेरे घर की ज़रूरत को ढंग से पूरा कर सकती थी। अगले दिन जब मैं अपनी जॉब के लिए ऑफिस में पहुंची, तो वहां के लोगों से मैं बॉस के बारे में बहुत तारीफ सुन रही थी। मुझे लगा कि वह सच में बहुत अच्छा इंसान है और वह सच में ही अच्छा इंसान था, क्योंकि उसने मेरी काबिलियत की बुनियाद पर मुझे नौकरी दे दी थी। मेरी मुलाकात इस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों से हुई थी। कुछ ऐसी लड़कियां थी जो मेरी ही उम्र की थी और यहाँ पर जॉब कर रही थी। मुझे उन्हें लड़कियों ने पहले ही दिन डरा दिया था। वह कह रही थी कि तुम यहाँ पर नौकरी करने तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में होगी, तुम अगर अपने काम से काम रखोगी, तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा, वरना तुम बहुत जल्द ही इस ऑफ़िस से निकाल दी जाओगी। उन लड़कियों की बात सुनकर मुझे घबराहट हुई थी कि आखिर वह यह क्या कहना चाह रही थी। उन्होंने मुझे ठीक से तो कोई बात नहीं बताई और मुझे इस बात को समझना भी नहीं था। वैसे भी मैं उन लड़कियों में से थी जो अपने काम से काम ही रखती थी। मुझे ज़्यादा किसी से यारी-दोस्ती करना भी पसंद नहीं था और ना ही किसी के साथ ज़्यादा हँसी-मज़ाक करके अपना टाइम बर्बाद करना। कुछ दिन तो मेरे इस कंपनी में नौकरी करते हुए बहुत अच्छे गुज़र गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ कुछ अजीबो-गरीब हो रहा था। ऑफ़िस में ही एक लड़का मैनेजर की नौकरी किया करता था। उसका नाम रोहन था। रोहन ने मुझे सारे ऑफ़िस का काम समझा दिया था और ऑफ़िस के लोगों से मेरी मुलाकात भी करवा दी थी। सर ने रोहन से कहा था कि तुम्हें रानी का स्पेशल ख्याल रखना है, क्योंकि सर को मैं अच्छी तरह से बता चुकी थी कि मेरी फैमिली के हालात कैसे हैं। उन्होंने कहा था कि तुम निराश मत हो, यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बातों ही बातों में रोहन मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। इसलिए नहीं क्योंकि वह मेरे साथ बातचीत करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मेरी बहुत हेल्प करता था। इस ऑफिस में जितनी भी लड़कियां थी, उनसे सिर्फ मैं थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, मगर रोहन एक ऐसा इंसान था जिसने मेरी हर काम में मदद की थी। मेरी अगर कुछ समझ में नहीं आता, तो रोहन मेरी फौरन हेल्प कर देता था। वह यहाँ का मैनेजर था। उससे दोस्ती करना मेरे लिए फायदे का सौदा साबित हुआ था। ऑफिस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था, मगर एक दिन मैंने देखा ऑफिस के ही एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने अपने पिता की जगह पर नौकरी पर आना शुरू कर दिया था। वह लड़की बहुत कम उम्र की थी। उसकी उम्र लगभग 17 साल होगी, मगर वह इस उम्र में पढ़ने लिखने के बजाय
यहाँ पर काम करने क्यों आ रही थी। एक दिन जब वह मेरे केबिन की सफाई करने के लिए आई, तो मैंने उसको रोक लिया था और उससे पूछा कि आखिर अंकल जी कहाँ हैं? तुम्हारे पिता यहाँ पर सफाई कर्मचारी का काम किया करते थे। अब तुमने अपने पिता की जगह पर आना क्यों शुरू कर दिया है? तो वह लड़की कहने लगी कि मैडम जी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वह काफी दिनों से बीमार है। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही थी। अब इस तरह से खाली बैठकर तो पैसे नहीं कमाए जाते। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता की जगह पर यहाँ पर साफ सफाई का काम कर लिया करूंगी। मैंने कहा, मगर तुम काम करने के लिए अभी बहुत छोटी हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तो वह मेरी बात पर मुस्कुराई और कहने लगी, मैडम जी, आप कैसी बातें कर रही हो? गरीबों के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते और आप पढ़ाई की बात कर रही हो। ये बात कहकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। मगर मैं क्या कर सकती थी? वह मेरे केबिन की सफाई लगाने के बाद वहां से चली गई थी। एक तरह से उस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे मैं मजबूरी में सेल्स गर्ल का काम कर रही थी, मैं भी तो गरीब थी। मुझे भी तो कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही इस बेचारी की भी कंडीशन हो सकती है। उसके बारे में मैं यह सब सोचकर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। वह लड़की, उसका नाम अंजलि था और अंजलि हर रोज अपने पिता की जगह आकर काम किया करती थी। आज मैं जल्दी ही ऑफिस आ गई थी। मेरा केबिन थर्ड फ्लोर पर बना हुआ था। मैं जैसे ही अपने फ्लोर की तरफ आई, तो मैंने देखा कि अंजलि अपनी आंखों में आंसू लिए सफाई कर रही थी। मैंने रुककर दोबारा उसके चेहरे को देखने की कोशिश की कि कहीं यह मेरी आंखों का वहम तो नहीं है, मगर मैंने नोटिस किया कि अंजलि सच में अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। अंजलि को रोते हुए देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर पहले उसे बैठाया और उसे तसल्ली दी। उसे पानी पीने के लिए दिया और उससे फिर पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? तो वह मेरी तसल्ली देने पर और भी ज्यादा फूट-फूट कर रोने लगी, मगर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। अंजलि ने कहा, मैडम जी, आप अपने काम में लग जाओ। अगर किसी ने आपको मुझसे बातचीत करते हुए देख लिया, तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैंने उससे कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बातचीत करने में मेरी नौकरी को खतरा कैसे हो सकता है? और तुम जानती हो कि मैं तो तुमसे पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ। अंजलि कहने लगी, मैडम जी, लेकिन पहले की बात और थी, आज की बात और है। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें मत करो। मुझे बताओ कि तुम क्यों परेशान हो और तुम क्यों रो रही हो? क्या अंकल की तबीयत ज़्यादा ही खराब है या फिर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? मुझे लगा था शायद उसके पिता की तबीयत खराब ज़्यादा हो गई है, तभी वह इतना रो रही है। मगर वह इस बात से इनकार कर रही थी। मेरे ज़्यादा पूछने पर वह मुझे अपनी परेशानी बताने के लिए तैयार हो गई थी। वह मुझे अपनी बात बताने ही वाली थी कि ऊपर से मैनेजर रोहन आ गया। रोहन को आता हुआ देखकर अंजलि अचानक से घबरा गई और चेयर से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैडम जी, आप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। ये कहकर मेरे पास से चली गई। मैं अंजलि को आवाज़ देती रही कि आखिर क्या परेशानी है? तुम मुझे अपनी बात तो बता कर जाओ। मगर उसने मेरी एक न सुनी। रोहन मुझे देख चुका था कि मैं अंजलि से बातचीत कर रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने मुझसे कहा, रानी, तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुम्हें यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं रखा गया है। देखो, तुम इस मामले से दूर रहो। मैं रोहन की बात को समझी नहीं थी कि वह किस मामले से दूर रहने की बात कर रहा था। मैंने रोहन को अंजलि के बारे में बताया कि आज वह बहुत परेशान है और जब मैं यहाँ आई थी तो वह रो रही थी। रोहन कहने लगा, कोई बात नहीं रानी, बस तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें दूसरों के मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें नौकरी मिली है। तुम बहुत भाग्यशाली लड़की हो, मगर तुम कोई ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। रोहन मुझे यह सब बताकर वहां से जा चुका था। पता नहीं किसी से बात करने पर, किसी से किसी की प्रॉब्लम पूछने पर मेरी नौकरी को भला खतरा कैसे हो सकता था? ना अंजलि और ना ही रोहन, इन दोनों में से किसी की भी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। मगर आज मैंने सारा दिन नोटिस किया था कि अंजलि बहुत ज्यादा परेशान है, खामोश खामोश है, किसी से बात भी नहीं कर रही है। आज मेरे केबिन में थोड़ा काम ज़्यादा था,
इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं सारी ही फाइल्स निपटाने के बाद ऑफिस से जाऊँगी। वैसे तो ऑफिस की ड्यूटी 6 बजे की ही होती थी, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी, इसलिए मुझे लगभग शाम के 8 बज गए थे। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी को आज मैं बताकर आई थी, आज मुझे घर आने में देर भी हो सकती है। जब शाम के 6 बजे तो ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। कुछ सफाई कर्मचारी और स्टाफ के 2-3 लोग ही ऑफिस में बचते थे। सफाई कर्मचारी तो सारी सफाई करने के बाद ही जाते थे, जिनमें से एक अंजलि भी थी। आज रोहन भी अपने घर नहीं गया था। रोहन मेरे केबिन में आया और मुझसे पूछने लगा, मिस रानी, आप अपने घर नहीं गई? मैंने कहा नहीं, वहाँ मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा था। मैंने सोचा आज मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद ही घर जाऊँगी। तो वह कहने लगा, यह तो अच्छी बात है। आप बहुत अच्छी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हो। सर को आपका काम बहुत पसंद आ रहा है। रोहन मेरे ही केबिन में मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे पास बैठ गया था। आज रोहन के बात करने का एक अलग ही अंदाज था। वैसे तो मन ही मन मैं भी उसको पसंद करने लगी थी। मुझे उससे बातचीत करना, उसको देखना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह एक ईमानदार इंसान था और बहुत अच्छा था। हमेशा मेरी मदद किया करता था। मेरा उस पर दिल आने लगा था। आज बातों ही बातों में रोहन ने मुझसे अपने दिल का हाल बयां कर दिया था। मैं शर्मा गई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए बहुत सीरियस है और मेरे जवाब का इंतजार करेगा। ये कहकर वह मेरे केबिन से चला गया था। शाम के 8 बज गए थे। मैं अपने काम से फ्री हुई थी। जैसे ही लिफ्ट से उतरकर बेसमेंट की तरफ आई थी, तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि बॉस भी अपने घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी में रोहन के साथ-साथ अंजलि भी उनके साथ जा रही थी। रोहन का तो समझ में आता है कि वह बॉस का मैनेजर है, मगर अंजलि को यह लोग अपने साथ कहाँ और क्यों लेकर जा रहे थे? मुझे लगा हो सकता है अंजलि को बॉस के घर का काम करना हो, इसलिए वह उसे अपने साथ ही अपने घर ले जा रहे हों। मैं इस बात को इग्नोर करती हुई अपने घर जाने के लिए निकल गई थी। अगले दिन मैंने देखा कि अंजलि बहुत खामोश थी। मैंने ऑफिस आते ही अंजलि से पूछा था, आज तुम ठीक हो? आज तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? वह मेरे इस सवाल पर अचानक घबरा गई थी और इधर से उधर देखने लगी। कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा है? अंजलि ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई थी। अंजलि इन दिनों बहुत ज्यादा अजीबो-गरीब हरकतें कर रही थी। वह पहले मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, मगर अब तो उसने मुझसे क्या किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। वह ऑफिस में किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी और सिर्फ सर झुकाकर अपना काम करती रहती थी। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि अंजलि रोहन को देखकर बहुत घबरा जाती थी। रोहन के आ जाने से उसके चेहरे पर अचानक पसीना आने लगता था। वह ऐसा क्यों करती थी? यह बात मेरी कभी समझ में नहीं आई थी। रोहन और मेरी एक दूसरे के साथ फ़ोन पर धीरे-धीरे बातचीत शुरू हो गई थी। रोहन मुझसे मेरा जवाब माँग रहा था, तो मैंने उसको हाँ में जवाब दिया था। मेरा मतलब था कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ और उसके लिए सीरियस हूँ। मेरी बात पर रोहन बहुत खुश हो गया था। रोहन एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता था और फिर हमारे ही कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता था, तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। मुझे यकीन था कि मेरी शादी रोहन से आसानी से हो जाएगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अंजलि की कंडीशन अभी भी वैसे की वैसे ही थी। वह हमेशा डरी-सहमी सी रहती थी और दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आज फिर मेरे पास बहुत काम था, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज भी घर से लेट ही जाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं फिर से घर लेट ही जाऊँगी। आज मुझे अपने काम से फ्री होते-होते 7 बज गए थे। मैं जैसे ही ग्राउंड फ्लोर की तरफ गई, तो रोहन अंजलि का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जा रहा था। आज रोहन को नहीं पता था कि मैं ऑफिस में ही हूँ, क्योंकि वह कहीं पर गया हुआ था और आज मेरी उससे ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी। पता नहीं वह ऑफिस में किस टाइम आया था। बॉस तो गाड़ी में बैठ चुके थे, मगर रोहन अभी अंजलि का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रहा था। मैंने दूर से ही रोहन को आवाज़ लगाई, तो वह मेरी आवाज़ सुनकर रुक गया था। मैंने जब अंजलि के चेहरे की तरफ देखा, तो उसकी आँखों में आँसू बह रहे थे। उसकी आँखों में आँसू देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। मैंने रोहन से कहा, तुम अंजलि को कहाँ लेकर जा रही हो? तो रोहन कहने लगा, कहीं नहीं। और तुम अभी तक घर नहीं गई हो? मैं बोली, हाँ, बस जा ही रही थी। लेकिन यह अंजलि इतना रो क्यों रही है? मैंने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा।
अंजलि, क्या हुआ तुम्हें? रोहन की नजर बार बार कार की तरफ थी, क्योंकि कार के अंदर बॉस बैठे हुए थे। रोहन ने जल्दी से अंजलि का हाथ पकड़ा और कहने लगा, रानी तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने झट से अंजलि का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम अंजलि को कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था, तुम अंजलि का हाथ पकड़कर उसे बॉस के साथ कहीं लेकर जा रहे थे। और यह अंजलि रो क्यों रही है? अगर यह बॉस के साथ जा रही है, तो इसकी कंडीशन ऐसी क्यों हो रही है? रोहन कहने लगा, रानी तुम अपने काम से काम रखो। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अभी हमें जाने दो। अंजलि मुझे तरस भरी नजरों से देख रही थी। रोहन अंजलि का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर बढ़ चुका था। अंजलि ने मुझे पलटकर देखा और वह रोते हुए इशारे से कहने लगी, मैडम जी मुझे बचा लो। मैं भागती हुई गाड़ी की तरफ गई। इतनी देर में वह दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी आगे चल पड़ी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे अंजलि की फिक्र हो रही थी। मैं गहरी सोच में जा चुकी थी। मेरी माँ और बहनों ने जब मुझे इतना परेशान देखा, तो वह लोग भी सवाल करने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम इतनी खामोश खामोश क्यों हो? ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं खोई हुई हो। मैंने अपने घर पर ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बस कह दिया था कि बस मुझे थोड़ा काम का स्ट्रेस है। रात को भी मुझे इसी बेचैनी में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार-बार अंजलि का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। मैंने रोहन की कॉल का इंतजार रात के 1 बजे तक किया था, मगर रोहन ने मुझे कोई कॉल नहीं की थी। फिर हार कर मैंने खुद ही रोहन का नंबर ट्राई किया था। उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई, तो मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं अंजलि से बात करके ही रहूंगी। अंजलि दूसरे नंबर पर मेरे केबिन की सफाई करने आई थी। आज मुझे उसका अपने केबिन में सफाई करने आने का इंतजार था। मैं जल्दी ऑफिस चली गई थी, ताकि बॉस के और रोहन के आने से पहले ही अंजलि से मैं बात कर सकूं। जब अंजलि आई, तो वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने अंजलि से कहा, आज तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी ही होगी। आखिर तुम क्यों परेशान हो? देखो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हूँ। अगर तुम परेशान हो, तो शायद मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकती हूँ। अंजलि झट से मेरे गले लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। मैडम जी, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मेरी इज्जत के साथ खेलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि इस ऑफिस का। ये कहकर अंजलि खामोश हो गई थी, लेकिन उसकी इस खामोशी पर मुझे एक जोरदार झटका लगा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने कपकपाते हुए शब्दों से अंजलि से कहा, क्या तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला रोहन है? क्योंकि मैंने कई बार अंजलि को रोहन से डरते हुए भी देखा था और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए भी देखा था। पहले तो मुझे अंजलि की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे यह भी कहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो वह कहने लगी, मैडम जी मैं गरीब आदमी की बेटी हूँ। अपने पिता का इलाज करवाने की खातिर यहाँ पर उनकी जगह पर काम कर रही हूँ। और हम गरीबों के पास तो वैसे भी सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। भला मैं अपनी इज्जत को लेकर आपसे झूठ क्यों कहूंगी? और आप गलत समझ रही हो। रोहन साहब ने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ तो बड़े साहब ने किया है। अंजलि का बड़े साहब से मतलब बॉस से था। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, तुम सच कह रही हो कि बॉस तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहे हैं? आखिर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम मुझे डिटेल में बताओ। तो उसने मुझे अपनी बात बतानी शुरू की। उसने मुझे बताया कि मैडम जी, पिछले 1 हफ्ते से हर रोज बड़े साहब मुझे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वहां पर मुझे लाल जोड़ा पहनाकर दुल्हन बनाया जाता है। मेरा मेकअप भी किया जाता है और फिर बड़े साहब मेरे साथ गलत काम करते हैं। मैंने कहा, लेकिन तुम जाती तो रोहन के साथ हो। तो वह कहने लगी, रोहन बड़े साहब का चमचा है। वह मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर जाता है। उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वह अपने बॉस के साथ मिला हुआ है। उसको सब कुछ पता है। मेरे पिताजी ने बड़े साहब से कुछ कर्जा लिया हुआ है। रोहन मुझे धमकाता है कि अगर मैंने बॉस के साथ रात नहीं गुजारी, तो उसे कर्ज के लिए सारे पैसे उसे देने होंगे। मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कहाँ से लाकर दूँ उन्हें पैसे? बस वह लोग मुझे कई दिनों से ब्लैकमेल कर रहे हैं
और इस तरह मेरी इज्जत के साथ हर रोज खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग मुझे यहाँ से तब लेकर जाते हैं जब ऑफिस के सारे लोग अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं, ताकि किसी को हम पर शक न हो। मैडम जी, मैं बड़ी तकलीफ से गुजर रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे बचा लो। मैंने कहा, तुम इतने दिनों से यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वह कहने लगी, अगर आपने मेरे लिए स्टैंड लिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो और आपको की नौकरी भी जा सकती है। आप बड़े साहब को नहीं जानती, वह बहुत अमीर आदमी है, अपने पैसों की ताकत से कुछ भी कर सकते हैं। अंजलि कहने लगी, मुझे तो हर रोज बड़े साहब की दुल्हन बनाकर उनके कमरे में भेज दिया जाता है, मगर आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैडम जी, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। अंजलि की बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, मगर मुझे घिन महसूस हो रही थी अपने बॉस से, जो इतना घटिया इंसान था। सब लोग तो उसकी तारीफ करते थे, मगर आज जब उसकी सच्चाई मुझे पता चली, तो मुझे इस इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी कि यह इंसान एक गरीब लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत के साथ खेल रहा था। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे रोहन पर आ रहा था, जो अपने बॉस का साथ दे रहा था। मैंने अंजलि को तसल्ली दिलाई थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक तरीका था। मैं किसी जरूरी काम के बहाने से और मेडिकल स्टोर पर जाकर बेहोशी की दवाई ले आई थी और पानी में मिलाकर अंजलि को पिला दी थी। मैं आज घर नहीं गई थी। वैसे तो हर बार मैं अपने काम की वजह से ऑफिस में देर तक रुकती थी, मगर आज मेरे पास काम नहीं था। आज मैं स्पेशली अंजलि के लिए रुकी हुई थी। आधे घंटे बाद अंजलि बेहोश हो गई। ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। रोहन और कुछ सफाई कर्मचारियों को लगा कि अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो गई है। अंजलि को डॉक्टर के पास ले जाया गया था। बॉस ने रोहन से कहा था कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे इसके घर भेज दो। इस तरह अंजलि की इज्जत आज तो बच गई थी। रोहन मुझसे बात करने के लिए मेरे करीब आया, तो मैंने उसे खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि मैं उससे बहुत गुस्सा थी। मैं अपने घर आ गई तो उसने मुझे कॉल की। मैंने उसकी कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि अंजलि मुझे सब बता चुकी है और तुम कितने घटिया इंसान हो। तुम्हारे आगे माँ बहन नहीं है क्या? याद रखो कि तुम्हारी भी दो दो बहनें हैं। तुम्हारी बहनों की इज्जत के साथ भी इस तरह से खिलवाड़ हो सकता है। आज तो तुम अपने बॉस की वजह से किसी की बेटी की इज्जत के साथ यह सब कुछ करवा रहे हो। कल को तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान इस दुनिया में ही पाप की सजा दे देता है। मेरी बात सुनकर रोहन शर्मिंदा होने लगा था। उसने मुझसे कहा, रानी, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस बात से दूर रहो। तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अगर बॉस को पता चल गया कि तुम उनकी हकीकत जान गई हो, तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। मैं रोहन को बता चुकी थी कि आज मैंने ही अंजलि को नशे की दवाई दी थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। रोहन कहने लगा, रानी, आज तुमने उसकी मदद कर दी है, उसको बचा लिया है, लेकिन आगे तुम उसकी मदद नहीं करोगी। आगे तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम इस नौकरी से हाथ धो बैठोगी। और तुम याद करो कि तुम्हें यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। रोहन कह तो बिल्कुल ठीक रहा था। मैं आखिर अंजलि की मदद कब तक कर सकती थी? मगर मैंने रोहन से कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हम दोनों के बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। रोहन मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, मुझे कुछ बताना चाहता था, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने कॉल कट कर दी थी और अपना नंबर स्विच ऑफ करके मैं सो गई थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई, तो रोहन मेरे केबिन में आ गया था और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा। मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने फिर मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने रोहन से कहा था, तुम भी घटिया इंसान हो और तुम्हारा बॉस भी। मैं सिर्फ मजबूरी की वजह से और इस ऑफिस में नौकरी कर रही हूँ। अगर मुझे पहले ही तुम्हारे बॉस की हकीकत पता चल जाती, तो मैं कभी यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं आती। मगर अब क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। रोहन कहने लगा, प्लीज रानी, एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मान लूंगा। रोहन ने मुझे बताया कि बॉस उसके सगे चाचा हैं। रोहन के पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उसके चाचा ने उसकी फैमिली को सहारा दिया, रोहन को अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। उसने बताया कि बॉस की पत्नी की तबीयत पिछले 2 साल से खराब है
बॉस ने हर शहर, हर कंट्री में अपनी पत्नी का इलाज करवा लिया है, मगर उनकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। बॉस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी पत्नी को तकलीफ में नहीं देख सकते। वह पढ़े-लिखे इंसान हैं, इसीलिए जादू, टोना, तांत्रिक, वेद ऐसे लोगों की बातों पर यकीन नहीं करते। मगर कहते हैं ना कि इंसान जब हद से ज़्यादा मजबूर हो जाता है, तो गलत कदम उठाने का फैसला कर लेता है। ऐसा ही कुछ उसके चाचा ने भी किया था। किसी ने उनको तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था। वह उनके पास जाना तो नहीं चाहते थे, मगर अपनी पत्नी को बचाने की खातिर वह तांत्रिक बाबा के पास चले गए थे। तांत्रिक बाबा ने उन्हें बताया था कि तुम्हें पूरे 1 महीने तक किसी 16 या 17 साल की लड़की को लाल जोड़ा पहनाकर उसको दुल्हन की तरह तैयार करके उसके साथ रात गुजारनी है। ऐसा करने से तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी का इलाज यही है। बॉस ने कभी अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं की थी और वह किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहती थी। तुमने उनकी तारीफ के चर्चे बिल्कुल ठीक सुने हैं, मगर वह ये गलत काम करने पर मजबूर हैं। मेरे चाचा जी एक शरीफ इंसान हैं। वह किसी की बेटी को किडनैप भी नहीं कर सकते थे और किसी ऐसी गलत लड़की को भी अपने पास उठाकर नहीं ला सकते थे। उन्हें जब अपने कर्मचारी की बेटी के बारे में पता चला कि वह अपने पिता की जगह यहाँ पर नौकरी करने आने लगी है और वह 16 साल की जवान लड़की है, तो उनको जिस लड़की की तलाश थी, वह उन्हें अंजलि के रूप में मिल गई। बॉस ने कई साल पहले अंजलि के पिता को कर्ज दिया था, जिसको उन्होंने वापस उससे कभी भी नहीं मांगा था, मगर अब वह उनकी बेटी को इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे ब्लैकमेल किया ताकि वह उनका कहना मानने पर मजबूर हो जाए और उसे यह भी बता दिया था कि अगर तुमने किसी को यह सब कुछ बताने की कोशिश की, तो तुम्हारे पिता को मार दिया जाएगा। बॉस यह सब कुछ बहुत ही मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, तो मैं तुम्हें अपनी चाची से मिलवाने के लिए ले चलता हूँ। तुम उनकी हालत देखोगी तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रोहन की बातों पर मुझे यकीन आ गया था, मगर मैंने रोहन को समझाने की कोशिश की कि वह बाबा तुम लोगों को पागल बना रहा है। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में है। हम इंसान भगवान के आगे हाथ फैलाने के बजाय इंसान की बातों में आकर गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले पर कभी भरोसा नहीं करते। अगर तुम्हारे चाची के भाग्य में मौत लिखी हुई है, तो उन्हें मिलकर ही रहेगी और अगर उनके भाग्य में ज़िंदगी लिखी हुई है, तो वह किसी भी हाल में बच जाएँगी। बॉस ने उस बाबा की बातों में आकर एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अंजलि पहले ही एक गरीब पिता की बेटी है और तुम खुद बताओ कि उसकी शादी कहीं और कैसे होगी? जितने गलत बॉस हैं, उतने ही गलत तुम भी हो, रोहन, क्योंकि तुम दोनों ही बराबर की गलती है। पाप में हिस्सा डालने वाला इंसान भी पापी ही कहलाता है। माफ करना, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। ये कहकर मैं अपने काम में बिजी हो गई थी और रोहन खामोश होकर मेरे केबिन से चला गया था। अंजलि के साथ आगे भी वही सब कुछ हो रहा था। मैं चाहकर भी अंजलि को नहीं बचा सकती थी, क्योंकि मुझे यह नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी। मैं अपने घर में दोबारा से परेशानी आते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरे घर के हालात यहाँ पर नौकरी करने से बदल गए थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। अंजलि बेचारी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। रोहन से मैंने पूरी तरह से बात करना छोड़ दिया था। वह भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। बॉस कभी-कभी हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते, तो मैं बॉस को नजर उठाकर भी नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे उस इंसान से नफरत होने लगी थी। भले ही वह मजबूरी में अंजलि के साथ गलत कर रहे थे, मगर वह गलत तो कर रहे थे। गलती गलती ही होती है, जानबूझकर की जाए या फिर किसी मजबूरी की वजह से। अब मैंने अंजलि से भी बात करना छोड़ दिया था और वह खुद भी मुझसे कोई बात नहीं करती थी। मुझसे दूर-दूर रहती थी और खामोश ही रहती थी। कुछ दिन और गुजरे थे कि अचानक ऑफिस में खलबली सी मच गई थी। पता चला कि बॉस की पत्नी की मौत हो गई है। हमारे ऑफिस का पूरा ही स्टाफ बॉस के घर उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार में गया था, जिसमें मैं भी गई थी। वहां पर मैंने बॉस को उनकी पत्नी की अर्थी के आगे बिलख-बिलख कर रोते हुए देखा था। बॉस जिस बाबा पर यकीन करके किसी मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेल रहे थे, वह बाबा उनकी पत्नी को नहीं बचा पाया था। उनकी पत्नी के भाग्य में सिर्फ इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी, जो कि पूरी हो गई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कई हफ्तों तक बॉस ऑफिस नहीं आए थे। अंजलि ने भी ऑफिस आना छोड़ दिया था। अब ना तो उसके पिता आते थे और ना ही अंजलि।
ऑफिस में एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। एक दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर बॉस का कहना मानना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं जैसे ही उनके केबिन में गई, तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां पर पहले से ही रोहन भी मौजूद था। बॉस बहुत ज्यादा अफसोस में थे। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। वह शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, रानी, मैं रोहन की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह मेरे कहने पर ही मेरा साथ दे रहा था। इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हें अंजलि के बारे में भी सब कुछ पता है। वह शर्मिंदा होते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी दुनिया से जा चुकी है। मैं मानता हूँ कि मैंने अंजलि के साथ उस बाबा के कहने पर आकर बहुत गलत किया है। मेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हुई है, और तुम दोनों के बीच में भी दूरियां पैदा हो गई है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, और रोहन को भी माफ कर दो, और इसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारी खुद इसके साथ शादी करवाऊंगा। तुम्हारी शादी में जितना पैसा लगेगा वह मैं खुद खर्चा करूंगा। मैंने कहा, सर, आपकी गलती बहुत बड़ी थी। मुझे आपकी पत्नी के जाने का बहुत अफसोस है, मगर आपको माफी मुझसे नहीं बल्कि अंजलि से मांगनी चाहिए। तो बॉस ने कहा, मैं अंजलि से माफी मांग चुका हूँ, बल्कि मैं उसके पिता के पास अपना रिश्ता लेकर गया था। मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। मैं उसको अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिसके साथ मैंने अपनी पत्नी की वजह से गलत किया था, मैं उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता था। इसलिए मैं उसके घर जाकर उसे माफी भी मांग चुका हूँ, और उसके पिता से हाथ उसका मांग लिया है। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम भी रोहन को माफ कर दो। मैंने रोहन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझे खुशी हुई थी कि बॉस ने बहुत अच्छा कदम उठाया था। इस तरह मेरी शादी रोहन के साथ हो गई, और बॉस की शादी अंजलि के साथ हो गई। बॉस ने अंजलि को पिता का इलाज भी करवाया था। उसके पिता ठीक हो गए हैं, और अब मैं कंपनी के मैनेजर की पत्नी बन गई हूँ। मेरे घर के हालात भी बहुत बदल गए हैं। रोहन से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि बॉस ने हमारा बहुत साथ दिया। आज मैं अंजलि को जब उसके पति के साथ खुश देखती हूँ, तो वह बहुत खुश होती है, क्योंकि बॉस सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे झूठे लोगों से दूर रहिए, जो आपको पाप करने पर मजबूर करते हैं, जैसे बाबा लोग, जो आपको गलत गलत तरीके बताते हैं, जिसकी वजह से आप पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।